हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसको हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के कवर्ड हैं इस वीडियो के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। और ये वीडियो बिल्कुल सफिशिएंट है नीट के लिए, बोर्ड के लिए, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो शुरू कर दें क्या? अरे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है सबसे पहले वो है वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जो कि वेपर अप्लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या मैं सही बोला? मैं बिल्कुल सही बोला। उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं, उसी को कहते हैं ना वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर के केस में जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो बराबर होना चाहिए रेट ऑफ कंडेंसेशन के। सबसे और मेन चीज़ें, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन से फैक्टर? सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ यूं पूछेगा वो आपको कि आप कंपेयर करो वेपर प्रेशर को और बॉइलिंग पॉइंट को। कर सकते हो क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो। देखो ज़रा, HF, HCl, HBr और HI दे रखे हैं। अब इनके अंदर कॉन्सेप्ट लगाओ। HF जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके की इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो HF में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा, तो यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर है ये कम हो जाएगा। सही बोला मैंने, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब वेपर प्रेशर सबसे कम किसका होगा? HF का होगा। ये देखो, वेपर प्रेशर सबसे कम HF का है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की और भी बात है। क्या और बात है? देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा है, तो सबसे पहले हम एक बार बॉइलिंग पॉइंट का पता लगाते हैं। फिर वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का पता लगाते हैं। तो ध्यान से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन HF के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स होने के कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सबसे ज़्यादा हो जाता है। देखो, सबसे आगे HF आ गया। देखो, ये रेगुलर ट्रेंड है, HCl, फिर HBr, फिर HI, लेकिन HF यहाँ होना चाहिए था ना इस HCl के पीछे, लेकिन ये यहाँ सबसे आगे आ जाता है। ठीक है, यहाँ सबसे आगे आ जाता है HF। ठीक है, तो ये अपना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। लेकिन अब तुम देखोगे यहाँ पे, देखो वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब यहाँ पे वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट वाले का जस्ट उल्टा। वेपर प्रेशर सबसे कम किसका आ रहा है? HF का आ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, तो ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है? देखो, इसमें दो केसेस हैं। सबसे पहला केस है, दो वोलेटाइल लिक्विड जब हमारे पास है, दो वोलेटाइल लिक्विड A और B। ठीक है, अब हमारा इसमें A और B याद रखना, A क्या है और B क्या है। A यहाँ पे अपना होता है सॉल्वेंट। कौन होता है? सॉल्वेंट। और B क्या होता है? सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ यूँ लिखते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B। ठीक है, तो A और B का जो प्रेशर होगा कुल मिला के वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर इक्वल टू A प्लस B। अब टोटल प्रेशर PT। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं? देखो, PA को हम लोग लिख सकते हैं P नॉट A एक्स ए, और PB को लिख सकते हैं P नॉट B एक्स बी। अब यहाँ पे ये जान लो कि ये P नॉट A ये क्या है सब। देखो, PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, PB इज वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, P नॉट A जो नोट लगा हुआ है, इट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, राइट। और P नॉट B इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B, मतलब जो वो आइसोलेटेड अलग है, सॉल्यूशन में नहीं है, अलग से उनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है P नॉट A और P नॉट B, राइट। और ये XA XB क्या लिखे हैं? ये है मोल फ्रैक्शंस है यहाँ पे। तो इन फॉर्मूला को डायरेक्टली आप यहाँ से याद कर लेंगे। तो आगे देखिए, चलते हैं। अब आप ये देखो ध्यान से एक बार, ये देखो ना, तुम्हें देखो ना, इस तरीके का हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, केस 1 के लिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले, अब आपको एक चीज़ पता है ना कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है ना। ये मोल जो अपने पास फ्रैक्शन होती है, इनका सम क्या होता है? 1 होता है सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस लोकेशन पे XA 0 है तो XB क्या होगा? 1 होगा। XA यहाँ 0 है तो XB क्या होगा? 0 हो जाएगा। XA 1 है तो XB 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि A इज़ मोर
मोर वोलेटाइल देन बी, अगर ए ज़्यादा वोलेटाइल है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ए कहाँ है, ए यहाँ पर है, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो ए मोर वोलेटाइल है तो ए को हमने इस एक्सिस पे देखो ऊपर प्लॉट करा है, और बी लेस वोलेटाइल है तो बी देखो नीचे आया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, आपको ये करना है यहाँ पर कि बस ये जो बी वाली लाइन है इसको यहाँ से मिला देना है, इसको यहाँ मिला देना है, तो ये तो शो करेगा हमें पी ए, और ये होगा अपना पी बी, प्रेशर ऑफ बी, और ये जब ए और बी को आप ज्वाइन कर दोगे तो हमें टोटल प्रेशर यहाँ पे बताएगा। हम सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम बहुत तगड़े तरीके से नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको थोड़ी चीज़ें एकदम मगअप करनी पड़ेंगी जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा दैट विल बी व्हेन सॉल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल। केस नंबर 2 क्या होगा, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, हे भगवान हो जा तू, क्या हो रहा है ये, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। केस नंबर 2 इज़ दैट व्हेन द सॉल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल, राइट। सॉल्यूट जब नॉन वोलेटाइल होता है, अगर कोई चीज़ नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब जो भाप में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, तो उसका पी प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो पी बी इज़ ज़ीरो। बी हमने क्या लिया था, सॉल्यूट ही तो लिया था, अरे मेरे भाई तू देखना ध्यान से, हमने जो बी लिया था यहाँ पर, बी क्या था, बी क्या था, सॉल्यूट था, ये देख बी क्या था, सॉल्यूट था। अगर बी हमारे पास सॉल्यूट था तो हम यहाँ पे पी बी ज़ीरो ले लेंगे, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो पी बी ज़ीरो हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए के बराबर ही आएगा। तो टोटल प्रेशर विल बी लाइक, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को मान लो खुजली हो गई, वो आपसे पूछे कि एक्स बी की टर्म्स में बताओ, तो देखो पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी कर देंगे हम लोग, एक्स ए को हम लोग 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। दैट इज़ यहाँ पे देखिए पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो अपने पास एक्स बी यहाँ पर ये आएगा, एक्स बी हमारे पास ये आएगा, एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। पी नॉट ए प्योर प्रेशर है ए का, पी टी टोटल प्रेशर है, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को, ये जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप ये बता देंगे ये होता है पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। व्हाट इज बी, बी इज सोल्यूट, राइट। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर बी है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मोल मतलब एन ए प्लस एन बी, टोटल मोल मतलब एन ए प्लस एन बी, राइट। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज कौन सा होता है, ये होता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल एज एंटी फ्रिज काम में लेते हैं, ग्लाइकोल काम में लेते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में। फॉर एंटी फ्रीजिंग एक्शन वी यूज़ ग्लाइकोल, दिस इज़ अ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट चीज़, अच्छा ये भी आपको मोलैरिटी, मोलैरिटी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये हम मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर ये फिर से हम लोग ग्राफ बनाने की फिराक में, देखिए यहाँ पर एक्स ए ज़ीरो तो एक्स बी वन हो गया, एक्स ए वन तो एक्स बी ज़ीरो हो गया, राइट। तो यहाँ पर एक्स बी तो हमने कहा ना कि एक्स बी तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका तो हम लोग यहाँ पे ये ज़ीरो यहाँ पे एकदम ओरिजिन पे लाई कर देंगे, ठीक है। और ए यहाँ पर है, ए वोलेटाइल है तो ए यहाँ आएगा, और ये जब इसको मैच करेंगे तो ये टोटल प्रेशर हमें बताएगा, राइट। तो ये हमें टोटल प्रेशर बताएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, तो इस पेज में इतना ही था क्या, तो ये अपना एक पेज कंप्लीट हो गया। ऐसे करके हमारे पास 2-3 कुल मिला के पेजेस हैं। इसके बाद में हम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक तो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, है ना, एकदम आइडियल बहू नहीं होती सीरियल वाली उस टाइप के, और एक होते हैं नॉन आइडियल। तो ध्यान से देखना, जो आइडियल वाले होते हैं ये रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल होते हैं दे डोंट फॉलो रोल्स लॉ, ठीक है। बेसिक ये डिफरेंस है। अब जो नॉन आइडियल हैं ये फर्दर क्लासिफाइड है 2 पार्ट्स में, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है।
अब आइडियल के केस में क्या होता है, जो ऑब्जर्व्ड टोटल प्रेशर होता है वो कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। और अगर नॉन आइडियल की बात करोगे इसमें भी पॉजिटिव डेविएशन की, तो वहाँ पर ऑब्जर्व्ड टोटल प्रेशर ज़्यादा होता है और कैलकुलेटेड से, और नेगेटिव के अंदर ऑब्जर्व्ड वाला कम होता है देन कैलकुलेटेड। समझ गए, मतलब हमने पॉजिटिव डेविएशन मतलब कुछ बढ़ गया है, पॉजिटिव हो गया तो कैलकुलेटेड से ज़्यादा ऑब्जर्व प्रेशर आया, नेगेटिव में मतलब कम हो गया तो ऑब्जर्व्ड कम आया है कैलकुलेटेड से, नेगेटिव आया, ठीक है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर ए और बी में इक्वल होती हैं ए बी में, ठीक है। मतलब जैसे आपको एक था यहाँ पे एक बीकर था, उसमें क्या थे, ए थे बहुत सारे, ठीक है। एक कंपाउंड था जिसमें ए ऐसा बॉन्डेड थे और यहाँ पे बी बॉन्डेड थे, ठीक है। जब हम इनको मिक्स करेंगे एक बीकर के अंदर तो हमारे पास ए बी बॉन्ड बन जाएगा इस वाले बीकर में, ठीक है। यहाँ पे ए थे, यहाँ पे बी थे, तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमारे पास ए बी बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ इस ए बी बॉन्ड पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा। देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए और बी की बराबर हैं एज़ कम्पेयर टू ए बी, देन ये आइडियल का सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन का केस है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, हमारे पास जो ए बी होता है, ए बी उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन आई मीन, इसमें ए बी के अंदर कम स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना ए जो है और जो बी है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ए का मॉलिक्यूल ज़्यादा बॉन्डेड है, अट्रैक्टेड है एक दूसरे की तरफ एज कम्पेयर टू ए बी, ठीक है। तो ए बी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकर देन दैट ऑफ ए एंड बी। नाउ दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, राइट। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और बी की जो होती हैं ये वीकर होती हैं एज कम्पेयर टू ए बी। समझ गए हो, ओके। नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ते हैं। अब ये याद रखने लायक चीज़ें काफ़ी सारी और इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं भर भर के, ठीक है। क्या क्वेश्चंस हैं देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर याद रखना डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है, डेल्टा एस तो सब में आपको पॉजिटिव यानी एंट्रोपी मिक्स जो है वो आपको सब में पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो देखने को मिलेगी। और डेल्टा जी मिक्स सब में आपको न देखो ना आपको सब में लेस देन जीरो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब फ़र्क इनमें सब में सिर्फ ये वी मिक्स और एच मिक्स का आता है, ध्यान से सुनना। एच मिक्स आइडियल में ज़ीरो, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डेविएशन में एच मिक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। इजी है याद करने में। डेल्टा वी मिक्स की बात करें, वॉल्यूम मिक्स जो है वो ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है वॉल्यूम में। पॉजिटिव डेविएशन में मान लो ऐसा समझो कि वैसे ये थोड़ा गलत एग्जांपल लेकिन ठीक है समझा रहा हूँ मैं, समझने के लिए याद रखो। पॉजिटिव डेविएशन में कुछ ऐसा होता है जैसे आपके पास है ना, एक तो आपके पास 10 ml सोल्यूशन है, एक आपके पास एक दूसरा है 20 ml का, और सॉरी दूसरा भी 10 का ही है, दो 10 के हैं और आपने उनको मिलाया और आपको 30 ml का कुछ सोल्यूशन मिलके आ गया आपके सामने। तो आप देखो ना 10 मिलाया था यानी 20 होना चाहिए था लेकिन 30 आया है, लेकिन तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया है, ठीक है। आपने 10 और 10 मिलाया और आपके पास 15 ही मिला, आपको 15 ml ही मिला, तो दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन की थोड़ा कम ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम मिक्स करने के बाद ज़्यादा आ रही है पॉजिटिव डेविएशन, और वी मिक्स लेस देन जीरो आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन। हाँ कि ना, समझ आया, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो बहुत ही महा ज़रूरी हैं जनाब, इतने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्पल से, मैं क्या बताऊं। देखो जल्दी से एग्जाम्पल याद रखने, क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन और बेंजीन टोलुइन, और ये हो गया मैथ प्रोब्यूट पेंटेन, और ये मेथड प्रोब्यूट ब्यूटेन पेंटेन ब्यूटेन, मतलब जो सेम फैमिली के मेंबर्स इस टाइप से, क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन बेंजीन टोलुइन सब सेम परिवार के इसमें आ जाते हैं आइडियल सोल्यूशन में, ठीक है। अब जिस भी एग्जाम्पल में आपको CCl4 दिखाई देगा वो आपको पॉजिटिव डेविएशन में रख देना है, और जिस एग्जाम्पल में आपको CHCl3 दिखाई देगा या फिर कोई या कोई इनऑर्गेनिक आपको एसिड दिखाई दे रहा है और साथ में वाटर दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो HNO3 + H2O है, HCl + H2O है, ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको नेगेटिव डेविएशन वाला लगा देना है। जहाँ पे CHCl3 दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे एसीटोन के साथ CHCl3 है, दूसरे केस में एसीटोन के साथ ClCl3 है,
और यहाँ पर जो ये नेक्स्ट वन है इसमें CHCl3 के साथ एसिटिक एसिड है CH3COH, जो ये सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल से रट लेने क्वेश्चन इनसे बहुत बार आते हैं। और एक ये देखो ये स्माइली वाला मैंने क्यों बनाया, क्योंकि C2H5OH प्लस H2O, ध्यान रखना C2H5OH क्या है, दारू और वाटर, दारू में वाटर मिलाते हैं तो उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसे याद रख लेना, वो पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन है, ठीक है। जब भी हम शराब के अंदर पानी मिलाते हैं दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। अगर यार शराब में पानी मिलाने से कम हो गया अमाउंट तो ये तो बौखला जाएगा पीने वाला है, मज़ा नहीं आएगा, दैट इज़, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, यार आइडियल सॉल्यूशन में एंट्रोपी जीरो नहीं होती, एंट्रोपी कभी जीरो नहीं होती, आइडियल है नॉन आइडियल, तो डेल्टा एक्स मिक्स इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ विच टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, पहले क्वेश्चन आया हुआ है, मोलैरिटी, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, याद रखना। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसमें आएगा मोलैलिटी। देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मोलर जिसमें आर आ रहा है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, देखो ठीक है, और जिसमें आर नहीं आ रहा मतलब वो कर लो ना ऐसे इस तरीके से, तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। नेक्स्ट थिंग, इफ 3 moles of A are mixed with 2 moles of B, then find pressure of A, pressure of B and total pressure। आपको प्योर फॉर्म में इनके प्रेशर्स दे रखे हैं, आपको प्योर फॉर्म में इनके प्रेशर दे रखे हैं, हाँ कि ना, देखो दोनों के प्योर फॉर्म में प्रेशर दे रखे हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन के अंदर, और टोटल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करने के लिए ये तो पता होना चाहिए, मोल्स वगैरह दे रखे हैं, तो मोल से अपन मोल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे, Na=3 Nb=3, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल ली, ठीक है, ओके। अब आप देखोगे कि Pa का फॉर्मूला होता है P0A/XA, ऊपर बताया था मैंने, तो P0A क्या होता है, व्हाट इज P0A, P0A इज 200, राइट, 200 दे रखा है क्वेश्चन में, और व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इट कम्स आउट टू बी 3/5, ऐसे करके Pb निकाल लोगे, टोटल प्रेशर दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, देखो फिर से मैंने कहा था क्वेश्चन आए हुए हैं, एसीटोन CHCl3 कहीं भी दिख जाए आपको, CHCl3 दिख जाए वो नेगेटिव डेविएशन का होगा, CCl4 जहां भी दिख जाए वो पॉजिटिव डेविएशन का होगा, दारू में पानी ये क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, CCl4 फिर दिख गया हमें, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ठीक है, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये अपना पेज नंबर 2 कवर हो गया। ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको है ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा, आप उठा लीजिएगा और इनको रट लीजिएगा, जैसा तैसा भी हो पाए रट लीजिएगा आप। एक सेकंड, क्या हो गया है ये, चलिए तो हमने इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अब हमें देखना है व्हाट आर दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जल्दी से देखते हैं। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, दीज आर दीज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, उसका नेचर कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करती। दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में, हमें पता होना चाहिए वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में, दैट इज आई के बारे में। सो लेट्स सी, वेंट हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल्स टू हमें नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, राइट। नेक्स्ट थिंग, कैलकुलेशन ऑफ आई, अब आई को कैलकुलेट करोगे, कुछ केसेस हैं। सबसे पहला केस है, अगर आप डिसोसिएशन की बात करें और डिसोसिएशन में आई इज़ ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन जब होता है तो वेंट ऑफ फैक्टर का आई मतलब आई जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट उसकी वैल्यू मतलब 1 से ज़्यादा आती है, ठीक है, और एसोसिएशन के केस में उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है। समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़,
वो कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज़, फॉर्मूला आपको एकदम रट लेना है फॉर डिसोसिएशन, I इक्वल्स टू 1+n-1 इंटू में अल्फ़ा, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए भी आपको याद कर लेना I इक्वल टू 1+1/n-1 इंटू में अल्फ़ा। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। n क्या है वो जान लो, n होता है नंबर ऑफ आयंस होते हैं, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका KCl है, KCl कैसे टूटता है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, हाँ कि ना। तो अब आप देखो 2 आयंस में टूटा है, नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, एक्चुअली n की वैल्यू हो गई 2, राइट। ओके 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 ओके, देखो ना। अब आप यहाँ देख रहे हो एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल, वही चीज़ है यहाँ पे जो डिसोसिएट कितने हुए हैं और यहाँ पे एसोसिएटेड वाले लिख दिए जाएंगे। जैसे 2 CH3CO जुड़ रहे हैं तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है अपने पास, केस नंबर 3। व्हाट इज़ केस नंबर 3, जब I की वैल्यू 1 होती है, मतलब देखो लेस देन 0 वाला देख लिया हमने, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 वाला देख लिया। देखो एसोसिएशन में लेस देन 1 है और डिसोसिएशन में I बढ़ जाता है, I बढ़ जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। लेकिन ये थर्ड केस जो है ये है कि I की वैल्यू ना 1 हो जाए, I की वैल्यू 1 हो जाए, ना तो एसोसिएशन हो रहा हो ना डिसोसिएशन हो रहा हो। फॉर नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन I की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैलकुलेट DOD, कहने का मतलब हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ BaNO3 का होल ट्वाइस, अगर I की वैल्यू हमें दे रखी हो तो। देखो सीधी सी बात है, डिसोसिएशन हो रहा है, फॉर्मूला लगा I इक्वल टू 1+n-1 इंटू अल्फ़ा। I की वैल्यू दे रखी है 2.74 और हमें यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं। 1+n कितना आएगा, n कितना आएगा, देखो चुपचाप इसको डिसोसिएट करवाओ, BaNO3 का होल ट्वाइस, Ba+2 और 2NO3 नेगेटिव बनेगा और आपके पास n की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, कितनी, 3 आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 87%, राइट। पहले ये अपने पास कुछ नंबर आएगा, उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड I फॉर दिस, फाइंड I फॉर दिस थिंग, ठीक है। हमें I कैलकुलेट करना है फॉर, ये बीच बीच में क्या हो जाता है समझ ही नहीं आ रहा, क्या हो जाता है बीच बीच में। देखो फॉर I हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% दे रखा है। तो एक चीज़ याद करना, ये यहीं से इस क्वेश्चन से इसको याद कर लो कि जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है तो I की वैल्यू n के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब I की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे अपना ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गई, इनके लिए I की वैल्यू हमेशा हम लोग 1 लेते हैं क्योंकि एसोसिएट डिसोसिएट वगैरह नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला, कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देंगे। सबसे पहले हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फार्मूला में, सबसे पहले हमारे पास है क्या, हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। दैट इज़ कि P0A माइनस PT अपॉन P0A, दैट इज़ I इंटू मोल फ्रैक्शन, बस I से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वेंटो फैक्टर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 नहीं है या कुछ वैल्यू है तो I इसलिए मल्टीप्लाई में लिख दो फॉर्मूले में, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होता है, मोल्स ऑफ B अपॉन में टोटल मोल्स, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट चीज़। हाँ अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने NB अपॉन NA क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल मोल्स तो NA प्लस NB के होंगे, ठीक है, NA प्लस NB के होंगे। लेकिन यहाँ पर जो NB है वो तो 0 है। ये फॉर्मूला हमने किस केस में डिराइव किया था, जब हमारे पास एक जो अपना था सॉल्यूट, वो क्या था, वो नॉन वोलेटाइल था, तो उस केस में इसके NB क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। तो NB अपॉन NA ही आएगा आंसर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देख रहे हो, इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू IKBM, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू IKBM, और यहाँ पर TB इज इक्वल्स टू TB0 इज इक्वल्स टू IKBM आएगा। मतलब डेल्टा TB को आप ये लिख सकते हो TB माइनस T0B, ठीक है। अब ये देख लो कि कौन क्या है इसमें, जो स्मॉल m है इट इज़ मोलैलिटी, इट इज़ मोलैलिटी, राइट। और यहाँ पर जो TB है, ये TB फर्स्ट वाला, ये जो TB है दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0 भी है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट। तो ये याद रखना, TB इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, TB नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कई बार ऐसे दिया जाता है ना एक्वस है, तो मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रखना है हमें यहाँ पे TB नॉट की जगह, राइट है ना। ओके, KB की वैल्यू वैसे क्वेश्चन में दी जाती है। आई आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक, मतलब वेंटो फैक्टर होता है, सॉरी वेंटो फैक्टर होता है, और KB जो होता है दैट इज 0.52 फॉर वाटर। वाटर के लिए KB की वैल्यू होती है 0.52। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है और इन पे क्वेश्चंस भी खूब ही सारे आते हैं पेपर के अंदर। डेल्टा TF इक्वल्स टू KF IKFM, ठीक है, M मोलैलिटी हो गई, KF होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वहाँ पर था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB, ठीक है, और ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.36 होती है वाटर के लिए, और बाकी क्वेश्चन में दिया रहता है वो आपको लेना है, राइट। और KTF जो होता है, TF मैंने बता दिया, जैसे वहाँ पे TB था वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे TF रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TF नॉट रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक्वस मीडियम, मतलब एक्वस है तो मतलब सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0, तो उस केस में आप ये जो TF नॉट है यू विल पुट दिस TF नॉट टू बी 0, आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे, राइट। नेक्स्ट आगे हमारे पास चीज़ आती है व्हाट इज़ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ये कब होती हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब ये चीज़ें होती हैं, राइट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला लीजिए सर, ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई बराबर IMRT। जल्दी से IMRT, आई क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर आपको पता है, एम क्या होता है मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है, या सी क्या था यहाँ पे, सी क्या था, सी था कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के अंदर, तो उसको मोलैरिटी लिख दो। अरे आर पता है ना आपको कितना गैस कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जनरली आप 1/12 रख सकते हो, यहाँ पे क्या रखोगे आप 1/12 रखोगे कैलकुलेशन आसान के लिए। T केल्विन में टेम्परेचर होता है, पाई प्रेशर होता है जो कि ATM में होता है। अब यहाँ पर इस चीज़ पे बेस हमारे पास दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा। देखिए जल्दी से, सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर 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 दो सॉल्यूशंस है 1 और 2, उनका अगर पाई 1 और पाई 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, इसका पाई 2, ठीक है। तो अब देखो अगर पाई 1 बराबर पाई 2 है, इसका मतलब वो सोल्यूशन आइसोटोनिक हो गए, ठीक है। और अगर पाई 1 ज़्यादा है तो 1 इज़ हाइपरटोनिक और 2 इज़ हाइपोटोनिक, मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ज़्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसका कम होता है रिलेटिवली वो हाइपोटोनिक हो जाता है। तो ये तीसरा केस भी सिमिलरली ये चीज़ हो गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछते हैं खतरनाक ताबड़तोड़ धांसू क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कंपेयर द फ्रीजिंग पॉइंट, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ये बड़े आराम से बता दोगे क्योंकि आपने सीख लिया ये चीज़ कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये कैसे वेरी करता है। देखो पहले तो ये दो पॉइंट जो मैंने डब्बों में पैक कर रखे हैं इनको देखो, जब आई की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा, आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा यानी वेंट ऑफ फैक्टर जितना ज़्यादा, डेल्टा TB उतना ज़्यादा, डेल्टा TB उतना ज़्यादा। कहने का मतलब डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB का अगर फॉर्मूला देखोगे दैट इज़ IKBM, ठीक है, IKBM होता है, ठीक है। तो अगर I ज़्यादा होगा तो डेल्टा TB ज़्यादा होगा, डेल्टा TB क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर I ज़्यादा होगा तो डेल्टा TB भी ज़्यादा होगा, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम, डेल्टा TB भी ज़्यादा होगा। और डेल्टा TB था वहाँ पर उसकी जगह हमने लिखा था TB माइनस TB नॉट, ठीक है, TB माइनस TB नॉट। तो वहाँ पर जो TB नॉट था वो क्या था, वो हमारा सॉल्वेंट जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो था, और TB था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो TB माइनस TB नॉट, देखो लिख के बता देता हूँ यार, डेल्टा TB है उसमें हमने लिखा था TB माइनस TB नॉट, ठीक है, TB माइनस TB नॉट ऐसे करके लिखा था। तो एक बात बताओ, इक्वल टू था I और KBM, ठीक है। तो I की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो आपके पास ये वाली पूरी जो टर्म है ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो कहने का मतलब TB बढ़ेगा, ठीक है, TB बढ़ेगा, प्लस वाली वैल्यू बढ़ेगी तभी तो पूरा बढ़ेगा ना ये, तो TB की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हमने ये KF वाला देखा था सीन तो इसमें अलग था ना, वहाँ पे हमने लिखा था
टी एफ नॉट माइनस टी एफ लिखा था, तो उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ाने पर जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू नेगेटिव, सॉरी क्या बोलते हैं, टी एफ कम होगा क्योंकि पूरी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, तो आई बढ़ाने पर डेल्टा टी एफ बढ़ता है और टी एफ कम हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कम हो जाता है, समझ गए हो। इसी को देखना है, कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आई की वैल्यू देख लो, यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे तो कितने आयंस बनेंगे, 3 बनेंगे, 2 के पॉजिटिव, सॉरी 2 के पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर भी 2 बनेंगे, यूरिया का 1 ही होता है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। AlCl3 के अंदर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो कहने का मतलब अगर आप ऑर्डर देखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट को, अच्छा ये फ्रीजिंग पॉइंट को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। इस चीज़ के बेसिस पर मैंने जो समझाया, फ्रीजिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर नहीं समझ में आया तो याद करो जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत क्विक वे में हमें करना है। तो अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट सी का आएगा, क्योंकि इसकी आई की वैल्यू सबसे कम, तो इसकी एफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा, एफ पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो इसी तरीके से आप इनको अरेंज कर लो। नेक्स्ट चीज़, बॉइलिंग पॉइंट का देखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सॉल्ट वुड हैव सेम आइज दैट, इस देखो सीधी सी बात है, इसको जब तोड़ोगे आप तो आपको कितने आयंस मिलेंगे, 3 तो ये के पॉजिटिव वाले हो जाएंगे और एक ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो इसका एक आयन बनेगा, तो कुल मिला के हमें कितने 4 आयंस मिलेंगे। तो 4, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और इनमें से आई की वैल्यू इसी की 4 है, AlNO3, तो 3 ये और प्लस 1 एल्यूमिनियम, तो 3 और 1 4, तो इसकी 4 है, तो यही सेम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद, सीधी सी बात है, यूरिया होता है उसका आई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। देखो एक चीज़ क्वेश्चन में देखो, ऑब्जर्व करो, सबकी मोलैरिटी तो सेम दे रखी है, तो कैलकुलेशन में तो हमें जाना नहीं, मोलैरिटी सबकी सेम है। अगर कैलकुलेशन में जाना होता तो हम क्या करते, क्या दे रखा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक की कंडीशन क्या होती है, पाई 1 बराबर क्या होता है यहाँ पे, पाई 2 होता है इन केस ऑफ आइसोटोनिक। तो सीधी सी बात, 0.5 मोलर जो शुगर है, ये जो शुगर है, शुगर भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए भी आई की वैल्यू होती है 1 और इसके लिए भी आई की वैल्यू है 1, कंसंट्रेशन वगैरह सबकी सेम है ही, तो अपना यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 0.2 मोलल यानी मोलैरिटी, एम की वैल्यू 0.2 दे दी, ठीक है। ऑफ एसिड एच इज़ 20% आइनाइज्ड, यानी अल्फ़ा की वैल्यू दे दी, अल्फ़ा 20% है, तो इसको आप 0.2 भी लिख सकते हो, राइट। आयनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन, नाउ के एफ की वैल्यू दे दी हमें, फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट देखो, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। अच्छा एक्वस दे दिया इन्होंने, इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो टी एफ नॉट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे टी एफ नॉट इसको ज़ीरो कर दिया है, तो सिर्फ माइनस टी एफ बचेगा, इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है, 1.2, that is not given, we have to calculate। सबसे पहले i इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, राइट। तो इस तरीके से i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2। अच्छा n की वैल्यू हमने 2 ले ली है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस इन्वॉल्व, तो HA को तोड़ोगे तो H और A 2 आयंस मिलेंगे हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जल्दी से देख लो, i की वैल्यू आ गई, तो i के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है और एम की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 0.2, देन वी कैन कैलकुलेट टी एफ इक्वल टू माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। तो ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फटाफट 3 क्वेश्चन करने हैं। देखिए 2 इंटू 10 की पावर 3, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बता देता हूँ, 2 इंटू 10 टू पावर 3 मोलर एक्वस सोल्यूशन, मोलल है, मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड दे रखा है हमें, फ्रीजेज एट माइनस, ये आपको क्या दे दिया इन्होंने, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया। तो आई कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगाओ, टी एफ की वैल्यू ये रख दोगे और टी एफ नॉट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने फिर से क्वेश्चन में एक्वस सोल्यूशन कहा है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। और आई के एफ एम कहने का मतलब, आई के एफ की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बात समझ आई, ठीक है। आगे तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH दैट इज A इज 0.15 बार एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें प्योर दे रखा है, प्योर का मतलब क्या है भाई, प्योर दे रखा है ना हमें, प्योर का मतलब हो गया कि पी नॉट ए कितना है, 0.15 है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ दिस लिक्विड इन सोल्यूशन इज,
लिक्विड इन सोल्यूशन इज इतना, अच्छा सोल्यूशन में इतना है, मतलब पी ए कितना हो गया 0.09 हो गया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देखो ये वो चीज़ है जो मैंने बताई थी, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो गया, ठीक है, इतना ही तो जानकारी दे रखी, तो ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से एक्स ए निकाल लेंगे और एक्स ए आ गया तो एक माइनस करके एक्स बी भी आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, देन वी आर गोइंग टू सम अप, ओके, नो सम अप, आप खुद ही देख लेना वीडियो को फिर से एक बार, जल्दी करना। एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CH3OH यानी A और इथाइल OH B सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा इस ये जो इक्वेशन दे दिया हमें इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर XA इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल OH एंड वैल्यूज़ ऑफ दिस, अच्छा हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा ज़रूर है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो पहले एक बात बताओ, जब एक्स बी 1 होगा तो एक्स से क्या होगा 0, ठीक है, और जब एक्स बी 0 होगा तो एक्स से क्या होगा 1, ये तो हमें एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 से पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्स ए 0 एक्स बी 1, ठीक है, नाउ हेयर हम ये बोलेंगे कि जब एक्स ए 0 है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ एक्स बी प्रेजेंट है, एक्स बी 1 है तो इसका मतलब एक्स बी ही तो प्रेजेंट है, तो पी नॉट बी क्या 138, पी नॉट बी क्या आएगा 138 आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे एक्स ए 0 लिखो, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें एक्स ए 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 138 आएगा पी। तो ये पी किसका आया है, प्रेशर किसका आया है, प्योर प्रेशर आया है बी का, क्योंकि ए तो एब्सेंट ही है, अकेला बी है तो अकेले बी का प्योर प्रेशर आएगा। ओके, तो ये समझ आया। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अब दूसरे केस में एक्स बी को 0 रखो, एक्स ए 1 आएगा, तो एक्स ए 1, एक्स ए को 1 रख दो, यहाँ पे 1 रखोगे तो आंसर निकल के आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नॉट ए कितना आएगा 258। तो क्वेश्चन में भी कुछ यही बोला है कि पी नॉट बी अपॉन एक्स बी, एक्स ए जब 0 है तो एक्स ए जब 0 होगा तो एक्स बी होगा ऑब्वियसली, तो एक्स बी का जो पी नॉट बी आएगा दैट इज़ 138, राइट, और अपॉन एक्स बी की वैल्यू 1 है तो 138 ही रहेगा, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें पूछा है पी नॉट ए अपॉन एक्स 7 एक्स बी 0, एक्स बी 0 है तो ये पी नॉट ए कितना आएगा 258 आएगा। यही पूछा था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना थोड़े से।